फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज की जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 2 है हमारा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और आप सब वो न्यू स्टूडेंट, न्यू सेमेस्टर के स्टूडेंट, और आप लोगों से एक ही वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में ईआर या फिर फेल शो ना हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शिद्दत के साथ हर वीडियो को देखना, हर लेक्चर को अटेम्प्ट करना, और जो बोला जाए सिर्फ वो करना और बाकी कुछ चीज मत करना। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 2 पढ़ेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट इतना है कि एनईपी के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है। किसके थ्रू? एनईपी। और इसके थ्रू जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पैटर्न चेंज होगा, देन उसके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो करो और उसकी वीडियो को एंड तक वॉच करो, तो वो आपको हर एक गाइड कर देगा कि आपको क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कट करके देख सकते हो, आपका ही लॉस होगा, हमारे तक कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है, तो उस पीडीएफ और उस मेहनत के लिए, उस ईमानदारी के लिए एक वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने मैंने खोल लिया पीडीएफ, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री का ये पीडीएफ रखी गई है। बहुत ही ईमानदारी से, बहुत टाइम के साथ सारी चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के घुमा फिरा के डायरेक्ट आपके लिए मैं थ्योरी लेकर आया हूं। और इसके अंदर आपको मिलेंगे कम से कम 30 मार्क्स का पेपर मैं बता दूंगा, जिसके अंदर से आपका 100% 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस बात इतनी है कि अगर आप लोग चीजों को ढंग से पढ़ते हो, रटते नहीं हो, डेली पढ़ोगे, तो आपको चीजें समझ में आने वाली है। वरना आपके पेपर में आ सकता है ईआर, शो हो सकता है फेल आपके रिजल्ट में। ठीक है, 8 यूनिट रहने वाली है। ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करवा चुका हूं। लेक्चर का लिंक आपको आई बटन पे पॉपअप होके मिल जाएगा, देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना। और आज की वीडियो में हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट के अंदर है आपका सर्वे ऑफ प्री हिस्टोरिकल कल्चर, जिसके अंदर हम जितने भी वंश थे, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इनसे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन रखा गया है, आप इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ोगे। ठीक है, बोला है इस पार्ट में हम एक ऐसे युग के बारे में पढ़ेंगे जो मानव अतीत का सबसे लंबा विस्तार है। मानव का अतीत मतलब हमारा, मतलब इंसानों का जो हिस्ट्री है उसकी कितना लंबा विस्तार है वो हम इसमें जानेंगे। इस अवधि के दौरान आप देखेंगे कि मनुष्य का जैव सांस्कृतिक विकास हुआ था। मतलब सांस्कृतिक कैसे विकास हुआ ये हम देखेंगे। वे विभिन्न भौतिक वातावरणों के साथ सफलतापूर्वक अनुकूल करने में सक्षम थे। मतलब जितने भी भूगोलिक वातावरण के साथ में जितने भी जैविक उपकरण थे, उनके साथ में क्या हुआ, वो किस तरीके से सक्षम हुए, उन्हें चलाने में, उन्हें बनाने में किस तरीके से सक्षम हुए, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अतीत में इस युग को केवल पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग और पाषाण युग, क्योंकि पत्थर मुख्य कच्चा माल तथा जिसका प्रयोग प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपकरण बनाने के लिए किया गया था। मतलब ऐसे चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिनका उपयोग सबसे पहले ही मनुष्य द्वारा किया गया था और किसी के द्वारा नहीं किया गया था। इस युग का आधुनिक वर्गीकरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 युग में होता है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, चलिए। पाषाण युग को निम्नलिखित के आधार पर विभिन्न पाषाण संस्कृतियों में विभाजित किया गया, जैसे पत्थरों के औजार की टेक्नोलॉजी, टाइपोलॉजी। ठीक है, समुदाय के लोगों द्वारा अपनाई गई निर्वाह रणनीति, चाहे वह शिकारी हो, संग्रहकारी हो या खाद्य उत्पादकता। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है, समझ जाने वाली कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। मौजूदा जलवायु परिस्थिति और प्रचलित वनस्पति और जीव पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग सामाजिक विकास के शिकार संग्रहण चरण का प्रतिनिधित्व करते थे। शिकार करते थे वहां के लोग सिर्फ पहले, है ना। चलिए, सबसे पहला एक टॉपिक पढ़ते हैं, दक्षिण एशिया में मानव की उत्पत्ति। भाई जो हमारा साउथ एशिया है, उसके अंदर
उसके अंदर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से कारण थे, क्या क्या चीजें हमें पता चलती है, ये चीजें हम समझते हैं। बोला है दक्षिण एशिया में मनुष्य की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है, प्राचीन काल से लगाया जाता है इसका पता। ठीक है, और इस क्षेत्र में मानव बसावट और विकास का एक समृद्ध और विविध इतिहास है। मतलब इस क्षेत्र में हमें यह पता चला है कि मानव के बनावट का कैसा बसावट, वहां का रहन सहन और उसका विकास कैसे हुआ है, इस चीज का पूरा विस्तार में हम पढ़ेंगे। पूरा तात्विक और मानव शास्त्रीय अध्ययन इस क्षेत्र में प्रारंभिक मानव सभ्यता के बारे में बहुमुख अदृष्ट प्रदान करता है। पूरा तात्विक शोध है ना। यहाँ दक्षिण एशिया में मानव उत्पत्ति का एक सिंहावलोकन दिया गया है। चलिए, दक्षिण एशिया में प्रारंभिक होमिनियंस, चलिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्या था मानव, क्या नहीं था। ठीक है, दक्षिण एशिया में होमिनियन की उत्पत्ति का एक लंबा इतिहास है। जीवाश्म खोजों से पता चलता है कि प्रारंभिक होमिनियम, जिनमें होमो इरेक्टस भी शामिल है, 10 लाख साल पुराने वर्तमान भारत में के कुछ हिस्सों में रहते थे। होमिनियस ये भी एक इंसान की प्रकृति है जिनके बारे में बात हो रही है। तो उनसे पता चलता है कि 10 लाख साल पहले वर्तमान भारत के कुछ हिस्से में रहते थे। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियां जैसे स्थान पर पाए गए उपकरणों और जीवाश्म, जीवाश्म मीन्स फॉसिल, फॉसिल, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल की मानव गतिविधियों का संकेत देते हैं। जितने भी वहां पर उपकरण या फॉसिल्स पाए गए थे वो पूरा पाषाण मतलब कई तरह के पूरा पाषाण काल की क्या देते हैं, मानव गतिविधियों की हमें संकेत करते हैं, संकेत उनके और संकेत करते हैं। ठीक है, प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक, मतलब इनमें कौन कौन सी सभ्यता भी है ये भी चीजें पढ़ लेते हैं, क्या क्या सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपकी पूरी एक यूनिट बनी हुई है जो कि आपकी यूनिट 3 रहने वाली है। यूनिट 3 आपकी इसके ऊपर पूरी बनी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको बार अगर आपने, मैं रियल बोल रहा हूं, अगर आप लोग किसी भी बच्चे ने, अगर आप लोग में से कोई भी बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो इस बार से 6 सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक जो भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स मिलती है, लिख के कह रहा हूं ईमानदारी से पढ़ लेना, 3 साल बाद में आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, 3 साल बाद में आपकी नौकरी पक्की है, राइट। चलिए पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उद्भृत सभ्यता में से एक है, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद थी, मतलब आज के पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद थी, यानी आज भी मौजूद है पाकिस्तान में। मोहनजोदारो, एक मूवी देखी होगी आपने, वो मूवी देखना, इससे चीज आपको समझ में आएगी। और हड़प्पा जैसे शहरों में उन्नत शहरी योजना, परिष्कृत जल निकाय प्रणाली और एक लेखन प्रणाली थी जो अभी तक नहीं बनाई गई, पूरी तरह से समझ लिया। मतलब क्या है भाई, देखो कुछ ये एक प्रणाली थी जो ना, मतलब पूरी तरह से इसका मतलब विस्तार नहीं हो पाया था। ठीक है, इसमें लोगों की जीवन शैली क्या थी, कैसे थी, इसके बारे में आप पढ़ोगे यूनिट 3 में, यूनिट 3 में। इसमें सिर्फ एक पॉइंट मैंने समझाया है कि भाई एक सभ्यता थी जो, जिससे हमें मानव की उत्पत्ति का पता चलता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बन सकता है आपके 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जो भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि मानव की उत्पत्ति में एशिया के अंदर आपको कैसे पता चला, या काफी सारे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन घुमा फिरा के मैं बोल देता हूं कि आज के भारत में और दक्षिण एशिया में मानव की उत्पत्ति में क्या संबंध है, समझाइए। आपको यही आंसर लिखना है, यही पॉइंट आपको समझाने हैं। ठीक है, वैदिक काल, अब हम पढ़ते हैं वैदिक काल जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व से था। ठीक है, वैदिक काल में हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों वेदों की रचना की गई थी। जितने भी यज्ञवेद थे, यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ा चुका हूं, जाकर देख लेना बिल्कुल भी। ठीक है, मिस मत करना उसे। इसने इस क्षेत्र में
इंडो आयरन के प्रभाव की चिन्हित किया। इस अवधि के शास्त्रीय भारतीय संस्कृति और धर्म की नींव रखी। अब भाई जो वैदिक काल था इसी ने हमारे भारत के अंदर शास्त्रीय और धार्मिक, शास्त्रीय संस्कृत और धर्म की नींव रखी थी। किसने? वेदों ने। हमारे वेदों ने। कितने वेद है हमारे? 4 वेद है, याद रखना। 4 वेद, यज्ञवेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। विदेशी आक्रमणों एवं समाजों का प्रभाव मतलब क्या है भाई? देखो यहाँ पर है ना, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूरा पाषाण काल में या फिर नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में विदेशियों के क्या आक्रमण थे जिसका क्या प्रभाव पड़ा था भारत के ऊपर, ये बताइए। क्वेश्चन है ना, इतने घुमा फिरा के पूछे जाएंगे ना आपसे इस बार। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ज्यादा सच बोल रहा हूँ, काफी बच्चे फेल भी होंगे। इसलिए कहता हूँ कि डेली आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वीडियो आ जाएगी तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना, रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है। बोला है विदेशी आक्रमणों एवं साम्राज्यों का प्रभाव। चलिए, फारसी, यूनानी और मौर्य साम्राज्य 6ठी-4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 4th से 6th सेंचुरी के बारे में हम यहाँ पर बात हो रही है। बोला फारसी साम्राज्य और बाद में सिकंदर महान की विजयों का इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है, जिससे सांस्कृतिक का विकल्य हुआ। मतलब क्या है? विकल्य हो गया सांस्कृतिक को, क्या हुआ? नष्ट होगी संस्कृति। समझ में ही बात। सिकंदर महान, सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश का शासक था। फारसियों साम्राज्य और बाद में सिकंदर, इनकी विजयों के साथ में क्या हुआ? संस्कृतियों का विलय हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर क्या बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया। मतलब 4ठी शताब्दी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, जिसके अंदर हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकीकृत कर लिया था उन्होंने, ठीक है। समझ में आई बात। अब भाई हमने चंद्रगुप्त पढ़ा, चंद्रगुप्त भी आया। अब गुप्त साम्राज्य कैसा आया? 4ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य भी आया। क्या बोला है? कला, विज्ञान और दर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ गुप्त काल को अक्सर भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। इसको स्वर्ण युग में माना गया था, ठीक है। चलिए, अरे ये ना क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है। मैं आपको ना समझा रहा हूं कि क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई थी वहां पर, ठीक है। डिफाइन आपको खुद करना है इनसे। समझ में आई बात है? समझ में आई। बाकी बात यह है, डिफाइन नहीं करना चाहो तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, 6 सेमेस्टर तक साथ बने रहो, आगे भी साथ बने रहो, 10 ईयर के सॉल्यूशन पाओ, एग्जाम दे के आओ, अच्छे नंबर लाओ, दैट्स इट। रिव्यू देख लेना चैनल पर जाकर, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ बच्चों का, ठीक है। रिव्यू देख लेना। मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल। अब मध्यकाल कैसे था और औपनिवेशिक काल कैसे था, क्या उसका रीजन था, ये हमें बात करते हैं, ठीक है। मध्यकाल 8वीं से 18वीं ईस्वी तक हमारा चला था मध्यकाल, ठीक है। दक्षिण एशिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य सहित विभिन्न मध्ययुगीन साम्राज्य और राजवंशों का उदय हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमारे इतने सुल्तान बैठे थे, लगभग अरे अगर मैं आपसे बात करूं, 4 लोधी वंश के, 4 थे हमारे खिलजी वंश के, और 3 थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक वंश के, ठीक है, और 2 थे हमारे गुलाब वंश के। तो लगभग 12-13 सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, ठीक है। जिसमें से एक हमारी महिला थी, कौन सी थी? रजिया सुल्तान। पहली सुल्तान महिला थी रजिया सुल्तान, जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, जो कि 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक ही इन्होंने राज किया था सिर्फ, ठीक है, क्योंकि बाद में इनकी हत्या कर दी। और ये किन की पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी ये, राइट। इस क्षेत्र को इस्लाम के प्रसार में से भी चिन्हित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप एक अवधि संस्कृत और धार्मिक परिदृश्य तैयार हुआ। मतलब ये जो क्षेत्र था जिसमें दिल्ली सल्तनत आया, इसके अंदर ज्यादातर सारे इस्लाम लोग ही थे, और कोई भी इसमें मतलब कोई भी हिंदू धर्म का शासक नहीं था, ठीक है। औपनिवेशिक शासन 17वीं से 20वीं सदी के बीच बारे में आगे
भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य सहित यूरोपीय शक्तियों के दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। अभी तक ये हम क्या पढ़ रहे हैं, दक्षिण एशिया में मानव की उत्पत्ति ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, दक्षिण एशिया में मानव की उत्पत्ति ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीच में जो भी चीज आया आप उसको भूल जाना। अभी तक हम दक्षिण एशिया में मानव की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, कैसे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, औपनिवेशिक, मध्य औपनिवेशिक, ये सारी चीज आई है और ये लास्ट है इसका, ठीक है। औपनिवेशिक शासन ने क्षेत्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। भाई जो औपनिवेशिक छात्र थे उन्होंने ना हमारे भारत के क्षेत्र की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना थी उसको काफी ज्यादा हद तक प्रभावित किया था। किन्होंने, क्योंकि यहाँ पर पहले तो क्या हुआ था, कब्जे भी हुए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी, बिजनेस भी स्टार्ट हुए थे, ब्रिटिश साम्राज्य ने भी शासन किया था ना, तो ये सारी चीजें चली थी। अब हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक युग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका यहां से बनेगा एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन और एक और 8 मार्क्स का क्वेश्चन, बट किंतु परंतु अगर एसओएल वालों का क्या हुआ, एसओएल वालों में जो एग्जामिनर है उसका दिमाग खसका तो इन दोनों, एक पूरा पाषाण और मैथिलिक युग को क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। अब मैं आपको बता दूं, जो मेसोलिथिक युग है वो क्या है, मध्य पाषाण युग है। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण दोनों ही ये वाले युग आपके रहते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। वो क्या कर सकता है आपका, इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण और पूरा पाषाण काल में से आपको कैसे मानव की उत्पत्ति का पता चलता है, इसका विस्तार से वर्णन करें। अब जो बच्चे इस वीडियो को कट करके देख रहे होंगे, अभी बहुत बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता है, देख रहे हैं, करो, आपकी इच्छा है, वो तो क्या करेंगे, कुछ भी लिख कर आ जाएंगे या फिर इसको छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट है, ईमानदार स्टूडेंट है, जो वीडियो का एंड तक वॉच करेंगे, वो इसका सटीक आंसर लिख कर आएंगे, ठीक है। चलिए, बोला पूरा पाषाण युग जैसे पाषाण युग भी कहा जाता है। भाई पाषाण युग भी कहा जाता है, पूरा पाषाण तो मैंने यहाँ पर बोला है, पेपर में पाषाण युग आ गया, पाषाण काल आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो ध्यान से पढ़ना। एक प्रागैतिहासिक काल है जो लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से, मतलब पूरे अगर मैं आपसे बात करूं कितने दिन पहले का है, तो बात है लगभग 2.6 मिलियन, यानी मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, यानी 26 लाख वर्ष पूर्व, लगभग 10 ईसा पूर्व तक फैला था प्रागैतिहासिक काल, यानी पूरा पाषाण काल इतना तक फैला हुआ था, ठीक है। इसकी विशेषता, प्रारंभिक मानव पूर्वजों द्वारा पत्थर के औजारों का उपयोग पूरा पाषाण युग को 3 अलग अलग अवधियों में विभाजित किया गया था। भाई इसी कारण क्या हुआ, जो औजार थे पूर्वजों, जो हमारे मानव के पूर्वज, उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, पत्थरों के औजार से उनका उपयोग करते थे वो, ठीक है। तो पूरा पाषाण युग को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, निचला पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और ऊपरी पूरा पाषाण, यानी लोअर, मिडल और अपर, ठीक है। लोअर में क्या है, निचला पूरा पाषाण युग 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 3 लाख वर्ष पूर्व। इस अवधि के दौरान प्रारंभिक मानव जैसे कि होमो हिमलियंस और होमो इरेक्टस, उस टाइम पहले मानव के नाम थे, ठीक है, मुख्य रूप से शिकार और संग्रहण के लिए कच्चे पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। मतलब वो अपने रहन सहन के लिए, अपने खाने पीने के लिए क्या करते थे, कच्चे पत्थर थे उनके औजारों का उपयोग करते थे, जिससे वो भाला बना लिया, हथौड़ी बना लेते थे, ठीक है, आपने देखा भी होगा। वे छोटे समूह में रहते थे और खानाबदोश थे, भोजन की तलाश में लगातार घूमते रहते थे। भाई पहले के जो ज्यादातर, अगर हम इसे बोले आपकी लैंग्वेज में, अगर मैं बोलूं आपकी लैंग्वेज में कि आदिवासी, आपके टाइम पे जो आदिवासी लोग रहते हैं जंगलों में, ये उस टाइम पे वैसे रहते थे, ठीक है, जो अपनी भोजन के लिए दिन भर भटकते रहते थे इधर से उधर जंगलों में, राइट। बात करें मध्य पूरा पाषाण काल में क्या था, ये 3 लाख वर्ष पूर्व से 30,000 वर्ष पूर्व है, मतलब पीछे जाता जा रहा है, ठीक है। इस अवधि में शारीरिक रूप से आधुनिक मानव और
निएंडेरथल का उदय हुआ था। उपकरण अधिक प्रकृत हो गए, मतलब जो उपकरण उन्होंने पहले बनाए थे यहाँ पर 3 लाख पूर्व से पहले जो इन्होंने उपकरण बनाए थे वो यहाँ पर क्या हुए थे, ज्यादा प्रचलित हो गए थे। और मनुष्य अधिक जटिल शिकार और संग्रहण गतिविधियों में संलग्न हो गया था, मतलब और यहाँ तक आते आते मनुष्य क्या करने लगा, अधिक शिकार करने लग गया, अधिक संग्रहण यानी उनका स्टॉक करने लग गया था। ठीक है। दफन प्रथाओं और कला जैसे प्रतीकात्मक व्यवहार के साक्ष्य भी पुरातात्विक रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं। जो दफन हो चुकी है कलाएं, जो भी चीजें जो मिट्टी से मिलती है उनमें जो कला हो, वो कब का युग दिखाती है, पूरा पाषाण युग का। ठीक है। उत्तरी पूरा पाषाण काल 30,000 से 10,000 पूर्व आ गई ना, पूरी 2000 2.6 मिलियन से 10,000 तक आ गई ना, है ना। इस काल में मानव संस्कृति और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई गई। मनुष्य ने ब्लड प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकों का उपयोग करके उन्नत उपकरण बनाना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी उनके भी दिमाग में आ गई थी, तो उन्होंने और ज्यादा उपकरण बनाना शुरू कर दिए थे। उन्होंने जटिल गुफाओं का कला भी बनाई, मतलब गुफाओं के अंदर रहने के लिए उन्हें, आजकल आप नहीं देखते, अगर आप लोग देखोगे दिल्ली के अंदर रहने बहुत अच्छी जगह बनाई गई जिसके अंदर गुफाओं के अंदर बेडरूम जैसे होटल टाइप होता है ना, वैसे अब वहां पर मिलने लग गए, लेकिन उनका प्राइस बहुत हाई है ना। तो जो अमृत विचार और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता का संकेत देती थी। इस समय के दौरान मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाया और कृषि में संलग्न होना शुरू कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ था कि जानवर भी थे, तो जानवरों को क्या कर लिया, मनुष्य ने अपना पालतू बना लिया और कृषि के अंदर वो घुस गए थे, कृषि करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जो पूरा पाषाण युग से नव पाषाण युग में संकरण को प्रतीक देती है। संकरण मतलब फैलने का प्रतीक देती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने का प्रतीक देती है। पूरा पाषाण युग में जितनी भी कृषि स्टार्ट हुई थी वो सब गांव की ओर संकेत करती है हमारे नव पाषाण युग में। ठीक है। हाँ, कृषि के आगमन के साथ पूरा पाषाण युग का अंत हो गया, मतलब जैसे ही कृषि आ गई तो उसमें पूरा पाषाण युग अंत हो गया, क्योंकि वो कहां पर चलेगी थी, मेसोलिथिक युग में चलेगी थी, यानी नव पाषाण युग में चलेगी थी, जिसके कारण समुदाय बसे, सभ्यता का विकास हुआ। अब इनके कारण मतलब समुदाय यानी लोग बसने लग गए, परिवार बसने लग गए। ठीक है। सभ्यताएं, काफी सारी सभ्यताओं को विकास हुआ और अतः आधुनिक समाज का उदय हुआ, मतलब मॉडर्न सोसाइटी का उसमें क्या हो गया था, ओरिजिन हो गया था। खनाबदोष, शिकारियों, संग्रहण जीवन शैली से स्थायी कृषि समुदाय में बदलाव का मानव समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है। जो मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग अब हम पढ़ते हैं। बोला है मेसोलिथिक एज युग, जिसे मध्य पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है, मानव समाज के इतिहास में एक काल था जो पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच हुआ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक चला। मेसोलिथिक जो मध्य पाषाण युग है वो 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक चला। हालांकि ये तिथियां क्षेत्रीय रूप से भिन्न हो सकती है, जो भी ये तारीख बता रखी है ये इन्होंने मतलब अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग भिन्न हो सकती है, इन्होंने बताया भी है यहाँ पर। ठीक है। पूर्ववर्ती पूरा पाषाण काल की तुलना में मेसोलिथिक युग की विशेषता मानव जीवन शैली, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। राइट। चलिए, जो मध्य पाषाण युग आया था यहां तक आते आते एक मानव अपनी जीवन शैली को लेकर उसकी विशेषताओं में काफी सारे बदलाव कर चुका था, प्रौद्योगिकी टेक्निक में काफी सारे बदलाव कर चुका था और संस्कृति में बहुत सारे बदलाव कर चुका था यहां पर आते आते। ठीक है। बोला है मध्य पाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या है, जरा समझते हैं। और अब एक क्वेश्चन यहां से बनकर तैयार होता आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 से आपका 8.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर तैयार होगा। कौन सा, मध्य युग की प्रमुख विशेषता। अब देखो, जिन बच्चे ने अभी तक वीडियो कट करके देख रखी होगी वो क्या करेंगे, अगर पेपर में आ गया मेसोलिथिक युग, सीधा हिंदी में लिखा है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है मैंने, हिंदी में कुछ वर्ड भी सेम होते हैं जो इंग्लिश में सेम होते हैं। अगर वो लिखा आ गया मेसोलिथिक युग और उसने सही से नहीं पढ़ी, सही से वीडियो नहीं देखी, नोट्स को सही से नहीं पढ़ा, रट लिया,
100% कह रहा हूं वो क्वेश्चन गलत कर देगा, 100% क्वेश्चन गलत कर देगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट ऐसे इतने आसान है कि आपको अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोला कृषि की ओर संक्रमण, मतलब पूरा पाषाण युग में मानव इतना विकसित हो गया था कि उन्होंने कुत्तों बिल्लियों को, मतलब जानवरों को अपना पालतू बना लिया, तो उन्होंने क्या करा, फिर खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो खेती करना स्टार्ट किया तो यानी कृषि की ओर संक्रमण हो गया, यानी कृषि की ओर वो बढ़ गए। ठीक है, उपकरण प्रौद्योगिकी, अब भाई उन्होंने उपकरण बनाए थे अपने हाथों से, पत्थरों के औजारों से, उनमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब वो इतना जान गए कि भाई अब इसमें से और कुछ बना लेते हैं औजार वोजार, तो उन्होंने और कुछ भी औजार बना लिए। ठीक है, तो उपकरण की प्रौद्योगिकी होगी, टेक्निकी होगी। शिकार और संग्रहालय, मतलब अब वो ज्यादा शिकार करने लग गए, उनका संग्रहालय मतलब उनको स्टॉक भी ज्यादा करने लग गए, समुदाय अलग अलग समुदाय बट गए थे। ठीक है, और वो सिर्फ शिकार इनका इकट्ठा करके, शिकार को करके और उनको इकट्ठा करने पर ही निर्भर रहते थे वो। ठीक है, सामाजिक संगठन पैदा हो गया उनके अंदर। अब भाई जैसे जैसे मानव का विकास होता चले गया, वो समाज के साथ जुड़ता चले गया, आपस में आपसी प्रेम भाव बिठाने लग गए, है ना। कला और अनुष्ठान, अब कला और अनुष्ठान बिल्कुल भाई उन्होंने धीरे धीरे अपनी कलाओं पर प्रदर्शित करा। ठीक है, अपनी जीवन शैली को सुधारा। ठीक है, अपनी रीति रिवाजों को अच्छा किया उन्होंने। ठीक है, तो वो सारी चीजें उन्हें पता चलती चलेगी, उन्हें रीति रिवाज बनाए अपने। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हुआ। अब जलवायु परिवर्तन ये कैसे हुआ, इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए, मेसोलिथिक युग जलवायु परिवर्तन का समय था, क्योंकि अंतिम हिम युग के बाद पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो गई थी। इस बदलती जलवायु में मेसोलिथिक समुदाय के लिए उपलब्ध वनस्पति और जीवों को प्रभावित किया गया, मतलब जितने भी उस टाइम पे वनस्पति और जीव थे उनको उन्होंने क्या किया, प्रभावित किया, संचालित किया, संभवतः उनके जीवन के तरीके में अनुकूल को प्रेरित किया। अब जो उनके जीवन के तरीके में इसने क्या किया, जलवायु को अनुकूल प्रेरित किया। जलवायु से यहाँ पर जल का मतलब नहीं है, उनकी जीवन शैली से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, प्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब अब उनका प्रवासन होने लग गया, सांस्कृतिक चीजों की वो आदान प्रदान करने लगे, व्यापार करने लगे। ठीक है, विनिमय प्रणाली उन्होंने अपनाई, तो ऐसी सारी चीजें वहां पर स्टार्ट हो गई। अंत में क्या बोला है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मेसोलिथिक युग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काफी भिन्न था। मतलब मेसोलिथिक युग भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था, और दुनिया के हर एक हिस्से में अलग अलग था ये। ठीक है, अलग अलग तरीके से विकसित हुआ था मेसोलिथिक युग, यानी मध्य पाषाण काल। ओके, चलिए, ऊपर उल्लेखित विकास विभिन्न क्षेत्रों और अलग अलग समय और दरों पर हुआ। मेसोलिथिक से नियोलिथिक में संक्रमण मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु को चिन्हित करता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से शिकारी संग्रहणकर्ता जीवन शैली से व्यवस्थित कृषि समुदाय में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाद में युगों में जटिल सभ्यता के उदय को मंच तैयार किया। मतलब यहां से ही हमारी जीवन शैली में धीरे धीरे सुधार आने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, कृषि का यहां से ही विकसित होने लगी कृषि की ओर, फिर हमारे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी सुधरने लगी, धीरे धीरे लोग भी शिक्षित होने लगे, धीरे 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 क्या हुआ, विकसित होते चले गए हम, और अभी भी विकसित हो रहे हैं धीरे 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 करके। आने वाले 5 सालों के अंदर हमारा इंडिया बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बन चुका होगा, जीडीपी में सबसे आगे होगा, जनसंख्या में सबसे आगे होगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया के लिए, अगर आप लोग इंडिया से प्यार करते तो प्लीज हमारे इंडिया के लिए एक लाइक करके जरूर जाना हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखिए दोस्तों, अब जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये होगी आपके टेलीग्राम चैनल पर। किस पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगी ये। ठीक है, अब ये जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उसके 24 घंटे बाद में ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप इस वीडियो को पूरा जितनी बार हो सके उतनी बार देखें, पूरी थ्योरी समझे, ताकि आप लोगों के पास में जैसे ही पीडीएफ है आप उसको फट से रिवाइज कर ले और आप फट से उसे याद कर ले। समझ में ये बात, और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कर सकते रहे, क्योंकि बाकी बच्चों को भी नॉलेज मिलती रहेगी, उनको भी हेल्प होती रहेगी। और अगर जिस भी बच्चे ने वीडियो देख ली और ये पूरा पीडीएफ सही से पढ़ लिया ना, तो इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन, क्या कह रहा हूं, कैसा भी क्वेश्चन एसओएल वाले घुमा फिरा के पूछ ले, आप लोग डेफिनेटली आंसर दे दोगे उसके। ठीक है, डेफिनेटली उसके आंसर दे दोगे। राइट दोस्तों, तो आई होप आपको जो मैंने पीडीएफ दी है, वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से, ईमानदारी से, आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।